नमस्कार। स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में। इस वीडियो में आपको जो है यहाँ पर सेट नंबर जो 534 है प्रैक्टिस सेट का, उसके हिंदी के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो दूसरों की भलाई चाहता हो के लिए एक शब्द, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड परमार्थी हो जाएगा। जो केवल स्वयं का भला चाहता हो वो आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थी। पराश्रित की बात करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे दूसरों पर आश्रित। दूसरों पर आश्रित व्यक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, पराश्रित हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ में भी आप लिख सकते हो जिसका परीक्षण किया जा चुका, वो क्या हो जाएगा आपका परीक्षित। ऐसे ही कुछ शब्द आपके पास आते हैं। एक शब्द आता है हवी, ठीक है, तो हवी में आपका सीधे सीधे आप याद रख सकते हो हवन सामग्री आ जाएगी, यानी हवन में जलने वाली सामग्री आपका हवी हो जाएगा। एक शब्द ऐसे ही हवन से संबंधित आपके पास आता है समिधा, ठीक है। समिधा होता है आपका क्या, हवन में जलने वाली लकड़ी, तो उस लकड़ी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, समिधा कहा जाता है। पिछले पेपर में हमने कई सारी चीज़ें देखी। यहाँ पर एक हमने यवनिका देखा। यवनिका होता है आपका क्या, यवनिका हो जाएगा रंगमंच का पर्दा, ठीक है। आपको पता है कि जो पर्दा प्रथा भारत में शुरू करी है वो यवन शासकों ने, पिछले पेपर में हमने जीएस के एक वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, यवन शासकों ने शुरू किया था, इसलिए इसको यवनिका यहाँ पर कहा जाता है। एक शब्द आता है जहाँ जाना कठिन हो, उसके लिए हो जाएगा आपका क्या, दुर्गम। इसका विलोम हो जाएगा जहाँ जाना आसान हो, उसके लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। और जहाँ जाया ना जा सके वो हो जाएगा आपका अगम, या कभी कभार अगम्य आपके पास आ जाता है। एक दुष्कर आता है, तो दुष्कर हो जाएगा आपका क्या, कठिन कार्य। कठिन कार्य आपका यहाँ पर दुष्कर हो जाता है। एक आता है जिसको पार करना कठिन हो, तो वो आपका यहाँ पर दुस्तर हो जाएगा। तर मतलब तरना, जिसको तरना या जिसको पार करना कठिन हो वो हो जाएगा दुस्तर। दु विसर्ग लग जाएगा आपका कठिन के लिए, है ना। ऐसे आपका दुर्बोध आता है, जिसका बोध आसानी से न हो या कठिनाई से हो दुर्बोध हो जाएगा। जिसका बोध आसानी से हो जाएगा वो आपका सुबोध। और इसी प्रकार से जिसका बोध नहीं हो सकता वो आपका क्या हो जाएगा, अबोध हो जाएगा। चलिए, सेकंड हमारे पास है स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वैच्छिक का सही संधि विच्छेद आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, स्व प्लस ऐच्छिक, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना, जो स्व प्लस ऐच्छिक शब्द है वो आपका किसका यहाँ पर आपका वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलता है। वृद्धि संधि में हमने देखा यदि अ या आ के बाद अगर आपके पास ए या ऐ मिलता है तो आपका ऐ ही बनेगा। इसी प्रकार आ के बाद अगर ओ या औ मिलता है तो आपका क्या बनेगा, औ ही बनेगा। इसी प्रकार से स्व में आपको पता है आ का मेल हो रहा है किससे, प्लस ए से, और बन भी क्या रहा है, ए, यानी ए की मात्रा यहाँ पर मिल जाती है। नॉर्मली आपका जहाँ पर दो मात्राएं या मात्राओं की वृद्धि होगी वहाँ पर हमने वृद्धि संधि देखी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर आता है। एक आता है आपके पास सख्येश्वर्य, सख्येश्वर्य, या फिर एक आता है देवेश्वर्य, ठीक है। कभी कभार हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आता है हम सीधे सीधे बिना सोचे इसको सीधे वृद्धि संधि कर देते हैं, जबकि इसका इन दोनों का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको यहां पर मिलता है सखी प्लस ऐश्वर्य। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका देवी प्लस ऐश्वर्य। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर भी या है, यहां पर भी या है बीच में, लेकिन इसमें कहीं भी या नहीं है। इसका मतलब इन दोनों संधि में क्या है, बीच में या का निर्माण हो रहा है। और अगर आप या का निर्माण से संबंधित आपने पढ़ा है या फोर, या से आपका सीधे सीधे यण संधि आप ध्यान रख सकते हो, या वा और रा वहां पर बनता है, ठीक है। इसके नियम की भी बात करेंगे तो आपको पता है ई के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो या बनता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऊ बनता है, और री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो आपका रा बनेगा। और उनमें मात्रा किसके हिसाब से, भिन्न स्वर के हिसाब से हो जाएगी। तो जो सख्येश्वर या देवेश्वर है ये आपका किसका हो जाएगा, यण संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको संधि के नियम पता होने चाहिए, और संधि तो आपको आसान है, चार ही प्रकार की संधि आपके पास मिलती हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपके पास कभी कभार, जैसे अभी व्यंजन संधि आयोग ने दिया था, तो अब इस चीज़ का हमारे पास कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ जितना हमारे पास सिलेबस में दिया कम से कम उस चीज़ को कंप्लीट रखिए। थर्ड है कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प शुद्ध शब्द को या शुद्ध वर्तनी को दर्शाता है। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रासायनिक। जिन्होंने रासायनिक ऑप्शन सेकंड वाला किया है तो ध्यान रखना, हमने देखा कि ये मूल शब्द है रसायन,
ठीक है। और हमने जब जब देखा है कि रसायन पर अगर इक प्रत्यय लगता है तो इक प्रत्यय का प्रभाव ये होता है, अगर पहला अक्षर आ स्वर के साथ है तो उसका आ में परिवर्तन हो जाता है, पहला अक्षर अगर ई के साथ है तो उसका ए में परिवर्तन हो जाता है, और पहला अक्षर अगर ऊ के साथ है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका औ यहाँ पर हो जाता है। कैसे होगा देखो, रसायन है प्लस इक, अब रा में आ की मात्रा है तो इसका आ में परिवर्तन हो जाएगा रसायन का रासायनिक। ऐसे ही हमारे पास एक शब्द आता है परंपरा, तो परंपरा का भी यहाँ पर इसमें इक लगाएंगे तो पारंपरिक हो जाएगा। ऐसे ही व्यवसाय का व्यावसायिक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास समाज आता है, समाज का सामाजिक हो जाएगा। इक वाले देखेंगे, ई वाले देखेंगे तो हमारे पास एक शब्द आता है इतिहास, ठीक है, इतिहास का क्या हो जाएगा आपके पास, ऐतिहासिक। ई था, ई का ए हो गया। ऐसे आपके पास आता है क्या, नीति आता है उसका नैतिक हो जाएगा, है ना। इच्छा आएगा उसका ऐच्छिक हो जाएगा। ऊ की बात करेंगे तो हमारे पास एक शब्द आता है उद्योग। उद्योग में अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो ऊ का औ में परिवर्तन हो जाता है और ये क्या हो जाता है, औद्योगिक। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। बाकी कुछ और वर्तनियों की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वर्तनी में हमारे पास एक शब्द आता है दुर्वस्था। दुर्वस्था ध्यान रखना, दुरावस्था नहीं होगा, दुर्वस्था होता है। ऐसे आपके पास एक गत्यावरोध आता है, ये भी गत्यावरोध नहीं, गत्यावरोध, या में आ की मात्रा नहीं होगी। एक शब्द आपके पास तात्कालिक। तात्कालिक, जो तात्कालिक है वो भी आपका तत्काल प्लस इक से बना है, आके आ यहां पर बन गया। एक शब्द आता है अनुदित, अनुदित हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, आपके पास एक शब्द आता है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित इस प्रकार से हो जाएगा। और हमने कई बार शायद इसको देखा भी है पहले, अगर अनुग्रह शब्द होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी रा की मात्रा होगी अनुग्रह में, और अनुग्रहित होगा तो आपके पास री की मात्रा यहाँ पर आ जाती है। फोर्थ हमारे पास है कमला शब्द का सही पर्यायवाची, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लक्ष्मी हो जाता है। लक्ष्मी में हमने यहाँ पर ध्यान रखना रमा हो जाता है। आपके पास एक शब्द आता है इंदिरा। श्री, आपने देखा दीपावली में श्री का चिन्ह आपका लक्ष्मी के स्वरूप ये है, आपको स्टिकर वगैरह दुनिया भर के मार्केट में मिलते हैं, तो ये श्री भी आपका लक्ष्मी का यहाँ पर सूचक हो जाता है। ऐसे आपका यहाँ पर आता है पद्मा। एक चंचला भी आपका यहाँ पर लक्ष्मी का पर्यायवाची आता है। राधा की बात करेंगे तो राधा का यहाँ पर आपका क्या मिलता है, व्रजरानी आपको मिलता है। एक यहाँ पर मिलता है वृषभानुजा, वृषभानुजा यानी वृषभानु की अनुजा, पुत्री मतलब, ठीक है। हरिप्रिया भी आपका यहाँ पर मिलता है। शारदा की बात करेंगे तो शारदा सरस्वती यानी सरस्वती का गिरा। एक आपको वीणा पाणी मिलता है, वीणा पाणी यहाँ पर हो जाएगा। साथ साथ में एक आपको मिलता है यहाँ पर भारती, ठीक है। एक मिलता है वागीश और एक मिलता है वागेश्वरी, ये सभी किसका हो जाएंगे, शारदा का, ठीक है। यहाँ पर मेधा की बात करेंगे तो मेधा का मतलब आपका यहाँ पर मति हो जाता है, यानी बुद्धि, विवेक आप बोल सकते हो, ठीक है। यहीं पर हमने एक शब्द देखा था प्रज्ञा और प्राज्ञा, तो प्रज्ञा का मतलब आपका यहाँ पर क्या मिलता है, बुद्धि हो जाएगा, और प्राज्ञा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्वान, ठीक है। चलिए फिलहाल फिफ्थ पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये तो मुझे लगता है आसान था, सबने कर दिया होगा। यहाँ पर पहला वाला ही अशुद्ध था क्योंकि विवाहिता यहाँ पर नहीं आना था, अपनी विवाहिता पत्नी के साथ। विवाहिता थोड़ा ना होगा, जब विवाहित, ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, जब पत्नी होगा तो विवाहिता ही होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, वह अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, इस प्रकार से सीधे सीधे हो जाएगा। सिक्स्थ वैज्ञानिक शब्द का में प्रत्यय, तो वैज्ञानिक में प्रत्यय हो जाएगा एक। वैसे तो आपका जो विज्ञान शब्द है इसको भी परिभाषा के हिसाब से आपको मिलता है कि विशेष ज्ञान, मतलब विज्ञान हो जाएगा वी प्लस ज्ञान, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर विज्ञान जो है आपका मूल शब्द का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ज्ञानिक करा, सपोज दैट आपने सोचा होगा कि ठीक है इसको वी प्लस ज्ञानिक में तोड़ते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, वी आपके पास है उपसर्ग, प्लस ज्ञान आपके पास है मूल शब्द, प्लस इक है इसमें क्या, प्रत्यय, ठीक है। तो जो एक प्रत्यय लगा ना वो विज्ञान पे लगा, ना कि यान पर। यान पर कभी भी, सॉरी, ज्ञान पर कभी भी एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ज्ञानिक बनता है तो कोई भी अर्थ वहां पर नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब विज्ञान शब्द पहले बना और विज्ञान शब्द में एक लगा, तो फिर से वही वाला रूल, ई का ए वहां पर ए की मात्रा बन जाती है, तो विज्ञान का ये वैज्ञानिक, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी ज्ञानिक तो कुछ है नहीं, निक भी नहीं है, अक भी आपके पास ज़्यादा नहीं मिलेगा।
सेवंथ है कल हमने कार्यक्रम देखा। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है? ठीक है, क्रिया विशेषण आपके पास 4 प्रकार के हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। रीतिवाचक में क्रिया होता है, क्रिया को करने का तरीका आपको यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर बताया जाएगा कि क्रिया कैसे संपन्न हुई है, ठीक है, कैसे का जवाब मिलेगा। सेकंड है कालवाचक, यानी क्रिया का समय बताया जाएगा और यहाँ पर मिलेगा क्रिया कब संपन्न हुई है। स्थान में सीधे सीधे क्रिया का स्थान हो जाएगा और आपको मिलेगा क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई है, और परिमाण में मिलेगा क्रिया की मात्रा या क्रिया कितनी संपन्न हुई है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास आता है मोहन धीरे धीरे दौड़ता है। मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, तो जो दौड़ना एक क्रिया है, उस क्रिया को करने का तरीका है। दौड़ने का तरीका है कैसे? धीरे धीरे। और किसका जवाब मिल रहा है? कैसे? कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे। ऐसे कालवाचक में तुम अभी अभी आए, तो जो अभी अभी आए वो अभी अभी क्या करा रहा है? वहां पर क्रिया के समय का, काल का बोध करा रहा है। स्थानवाचक में आपका क्रिया कहाँ पर संपन्न हुई, ये होगा कि आपका खिलाड़ी मैदान में दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? मैदान में। तो एक स्थान का बोध करा रहा है जहाँ पर क्रिया संपन्न की जा रही है। फोर्थ की बात करेंगे परिमाण की, तो तुम बहुत बोलते हो। बोलना क्रिया की वहाँ पर आपको क्या है? मात्रा बताई जा रही है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर तो कल आ गया था, हमने कार्यक्रम देखा। कार्यक्रम देखना एक क्रिया है और कब देखा? कल। यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड कालवाचक। 8th हमारे पास है अध्यापक ने छात्रों के लिए मिठाई खरीदी। तो आपको पता है या तो किसी को देने का भाव, ठीक है, या फिर किसी दूसरे के हित में कार्य। किसी दूसरे के हित में जब कोई कार्य किया जाता है, क्रिया का संपादन जब किसी दूसरे या किसी दूसरे व्यक्ति के हित में किया जाता है, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? वहां पर आपको मिलता है संप्रदान। ठीक हो जाएगा। तो संप्रदान में क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी को देने का भाव, दूसरे के हित में कार्य। अपादान में हमने देखा हमेशा से मिलेगा, बिना से के कभी अपादान नहीं मिलेगा। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे आपका अलगाव का भाव। सबसे पहले जब 9th में हम अपादान पढ़ते हैं, वहां पर हमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, यानी उसका अलगाव हुआ। ऐसे ही हिमालय से नदी निकलती है, ये भी अलगाव का भाव यहाँ पर हो जाएगा। साथ साथ में आपको यहाँ पर तुलना भी मिलती है। मोहन सुरेश से लंबा है। किससे लंबा है? सुरेश से। तो जिससे तुलना की जा रही है उस पद पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऐसे ही हमने यहाँ पर डर या भय का भाव भी देखा, ठीक है। देने का भाव संप्रदान में है, अगर मांगने का भाव आता है तो वो आपका अपादान है। जैसे किसी से मांगना, मतलब, ठीक है, जैसे सुरेश से पुस्तक मांगी, महेश ने सुरेश से पुस्तक मांगी, तो यहाँ पर सुरेश से जिससे मांगा जा रहा है उस पर क्या हो जाएगा? आपका अपादान हो जाएगा। करण में आपको पता से या द्वारा कारक चिन्ह इसके मिलते हैं, और इसमें आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर साधन मिलेगा, क्रिया को करने का साधन। और अधिकरण में क्या होगा? हमने कई बार देखा क्रिया निर्धारित होगी, क्रिया का निर्धारण होना होगा, क्रिया निर्धारित होगी, किसी स्थान पर होगी। मोहन छत पर खेल रहा है, किसी स्थान पर खेल रहा है। किसी समय पर क्रिया निर्धारित हो सकती है, कक्षा 2 बजे होगी, तो कक्षा का होना एक क्रिया है और वो किसी समय पर क्या है? निर्धारित है। ऐसे ही आपके पास यहां पर आ जाता है किसी तिथि पर हो सकता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाना एक क्रिया है और कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक हो जाएगा। दूसरा आपके पास यहां पर क्या है? एक अवसर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम दीपावली पर घर गए थे, तो हमारा घर जाना एक क्रिया है और वो निर्धारित है किसी अवसर, यानी दीपावली अवसर पर। 9th है यह मोहन की पुस्तक है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यह निश्चित सेकंड। सबसे पहले ध्यान रखना हमारे पास 6 भेद सर्वनाम के मिलते हैं। ऑप्शन की फिलहाल बात करेंगे तो अनिश्चयवाचक में हमारे पास क्या मिलता है? सजीव में आपको आ जाता है कोई, और निर्जीव में आपको मिलता है यहां पर क्या? कुछ। निश्चित में हमने देखा ये, वे, यह और वह। इस प्रकार आपके पास 4 सर्वनाम मिलते हैं। प्रश्नवाचक में निर्जीव के लिए क्या और सजीव के लिए कौन, और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? आप, तुम, ठीक है। वैसे इसके परिवर्तित रूप भी होते हैं, आपने, तुमने, ये सारी चीजें, तो फिलहाल इनको ध्यान रखना। और यहां पर देखो क्या दिया गया? यह मोहन की पुस्तक है, तो इन चारों में से यह किस में आ जाए? आपका निश्चयवाचक में, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक सार्वनामिक विशेषण पढ़ा होगा, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण में हमें क्या मिलता है कि जब किसी संज्ञा से पूर्व कोई सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताता है,
तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होगा? क्योंकि यहां पर भी जो मोहन एक आपके पास संज्ञा पद है और संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आया हुआ है। क्या इसमें होगा? नहीं होगा। इसको मैं अगर सार्वनामिक विशेषण में प्रयोग करूं यह का, तो ये इस प्रकार से बनेगा, यह पुस्तक मोहन की है। देखो अर्थ देखेंगे तो यहां पर अर्थ में कोई भी फर्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको हम समझेंगे कि आपके पास वैसे तो नॉर्मली सामान्यतः क्या होगा, जो सर्वनाम होता है वो किसकी जगह पर आएगा? संज्ञा के स्थान पर आएगा। माना मैंने कहा यहां पर मोहन फल लेकर आया, मोहन फल लेकर आया। मैंने यहां पर फल क्या है? एक संज्ञा है, किसी चीज का नाम है। मैंने यहां पर फल ना बोलकर मैंने यहां पर बोला क्या लाया, मोहन क्या लाया। ठीक है, तो क्या का मतलब यहां पर क्या है? किसी संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग हुआ, क्या आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, लेकिन यह आपका संज्ञा की अनुपस्थिति में था। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि संज्ञा भी आए और उस संज्ञा के लिए सर्वनाम भी प्रयोग हो, तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण। बस कुछ ज्यादा मत सोचो। यहां पर दो चीजें देखो, एक तो आपके पास वाक्य है, इसको मैं जरा हटा देता हूं, खिचड़ी पक गई है। एक आपके पास वाक्य है, यह मोहन की पुस्तक है। दूसरा आपके पास वाक्य है, यह पुस्तक मोहन की है। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों वाक्यों में बात किसकी की जा रही है? पुस्तक की। पुस्तक बताई जा रही है कि पुस्तक किसकी है। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है, जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है उसी संज्ञा के साथ लगकर आना चाहिए कोई सर्वनाम, तब जाके ये कंडीशन सार्वनामिक विशेषण होगी। क्योंकि हमने इस यह का प्रयोग मोहन के लिए थोड़े ना किया, हमने यह का प्रयोग पुस्तक के लिए किया। अब ये एक दूसरे से दूर हो गए तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ठीक है, यहां पर एक साथ आ गई यह पुस्तक, यह मूर्ति, कौन छात्र, कोई लड़का। तो इन सर्वनामों का प्रयोग उनके साथ आने वाली संज्ञा के लिए किया जा रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण। चलो बाकी तो उसको विशेषण में कभी देखेंगे। 10th है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का भेद है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आपको पता होगी, जिस चीज को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें भी हमने ध्यान रखना है, यहां पर आपके पास मिलता है क्या? संज्ञा और विशेषण को पहचानने के लिए, क्योंकि आपके पास यहां पर कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन थर्ड हटा देते हैं, क्योंकि समझना एक क्रिया है। ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज, हमने कई बार वाक्य में देखा है, कई बार यहां पर सॉल्यूशन में देखा है कि संज्ञा और विशेषण को पहचानने के लिए हमारे पास दो चीजें आएंगी। एक है वह, दूसरा है उसका या उसकी। तो सबसे पहले संज्ञा और विशेषण को अलग करते हैं। अगर कोई शब्द वह के साथ वाक्य बनाता है तो वो आपका विशेषण पद होगा, विशेषण शब्द होगा। अगर कोई शब्द उसका उसकी के साथ वाक्य बनाता है तो ये आपका क्या होगा? संज्ञा। सामान्यतः भाववाचक संज्ञा, लेकिन फिलहाल इसको संज्ञा ही देखते हैं। तो देखो, समझदार, वह समझदार है, वह के साथ बन रहा। क्या ऐसा बन सकता है उसका समझदार? नहीं। उसकी समझदार, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? वह समझदार है। तो जब वह के साथ कोई वाक्य कोई शब्द वाक्य बनाता है तो वो विशेषण होगा, यानी समझदार क्या है? विशेषण। समझदारियां, उसकी समझदारियां, वह समझदारियां नहीं होगा। और ऐसे ही ऑप्शन 4 समझदारी, ये भी वह समझदारी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उसकी समझदारी। इसका मतलब यह है कि ये आपका समझदारियां और समझदारी दोनों संज्ञा है। ठीक है, लेकिन आपको तो यहां पर पूछी गई क्या? भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। ठीक है, अब जब भाववाचक संज्ञा पूछी गई है तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, हमने क्या देखा? अगर कोई भी संज्ञा आपके पास कभी भी बहुवचन में आए तो वो आपका जातिवाचक हो जाती है। तो इन दोनों में से समझदारियां आपके पास बहुवचन में, तो समझदारियां जो ही आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो एक ही चीज बची, समझदारी, ये आपके पास क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखो, बहुवचन वाली कंडीशन पेपर में आ चुकी है और आगे भी आने के चांसेस यहाँ पर हैं। ज़्यादातर आपके पास भाववाचक संज्ञा ही आती है। जैसे माना हमारे पास एक शब्द है बुराई। बुराई एक भाव है, बिल्कुल है। इस बुराई को मैं बहुवचन बना दूं और मैं बोलूं बुराइयों से दूर रहना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यहां पर एक केवल एक बुराई थी, लेकिन यहां पर बुराइयां यानी बहुत सारी बुराइयां इस नाम के अंतर्गत आ गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक। कोई भी संज्ञा ले लो, आपका जयचंद मिलता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, हम जयचंद को जयचंदों कर दें कि जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, तो वहां पर जयचंदों में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
11th है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है? तो इसमें से आपका सभी है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन फर्स्ट से अन हलंत वाला हटा दें, हलंत का मतलब यह है कि जो ना पर जो मात्रा है वो दूसरी ओर चली जाएगी। अब आपके पास क्या बचा? उपस्थित बचा। दूसरा अन हलंत प्लस मात्रा क्या है? उ, तो उपमा हो जाएगा। ऐसे हमारे पास अन हलंत, इस ना में मात्रा किसकी है? आ की, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकार। इस प्रकार से टूटेगा, तो सभी यहां पर अन के अन उपसर्ग सब में हो जाएगा। रानी नागफनी की कहानी किस विधा की रचना है? तो ये आपका है उपन्यास। सबसे पहले ध्यान रखना, यह आपका हरिशंकर परसाई का उपन्यास है, और इनके दो उपन्यास, एक आपको यहां पर मिलता है तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी यहां पर, एक आपको यहां पर और है ज्वाला और जल, ज्वाला और जल। दूसरा हरिशंकर परसाई को आपका 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है एक रचना के लिए, जो जिसका नाम आपको मिलता है क्या? विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, रचनाएं सारे आपके पास हैं। कुछ लोगों को मैं पीडीएफ मैंने आपको बताया है, मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूं, एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं बता चुका हूं कहां पर आपको मिलेगी। जिस किसी को नहीं मिलती तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको क्वांटिटी नहीं मिलेगी, केवल क्वालिटी मिलेगी, यानी एनसीईआरटी के अंतर्गत जिन सारी रचनाओं का उल्लेख किया गया केवल वही रचनाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा पढ़े कोई फायदा भी नहीं, आना वही चीज़ है ना। 13 है, रमेश सबसे आलसी व्यक्ति है। तो रेखांकित शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखो, आलसी कौन? व्यक्ति, यानी जो आलसी शब्द है वो किसी संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहा है, तो यह आपका विशेषण। इसको आप अभी हमने देखा वह का प्रयोग करके भी बना सकते हो। ठीक है, वह आलसी है यानी विशेषण, सीधे सीधे। ठीक है, दूसरी चीज, इस वाक्य में जो व्यक्ति है ये क्या है? ये है आपका विशेष्य। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं विशेष्य तो रमेश है, क्योंकि रमेश के बाद नहीं, आलसी कौन? व्यक्ति, आलसी रमेश नहीं, आलसी व्यक्ति। इस प्रकार के कई बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं। माना हमने एक वाक्य और लिखा यहां पर, रमेश अच्छा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का है, विशेषण है अच्छा। अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? क्या ये अच्छा रमेश के लिए प्रयोग हो रहा है? नहीं, अच्छा लड़का। अच्छा कौन? लड़का, तो यहां पर विशेष हो जाएगा लड़का। ये केवल रमेश यहां पर उद्देश्य का काम कर रहा है। सबसे की बात करेंगे तो सबसे आपका यहां पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर क्या आलसी विशेषण है, आलसी की भी विशेषता बता रहे हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो जाएगा। 14 निम्नलिखित में से विलोमार्थक शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आदान की बात करेंगे तो आदान का यहाँ पर प्रदान इसका विलोम शब्द हो जाएगा। कुछ विलोम शब्दों में आपके पास कई बार पेपरों में आ चुके हैं। हमारे पास मिलता है जय, तो कई बार हम जय का विजय कर देते, नहीं, जय विजय युग्म शब्द है, जय का आपका यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? पराजय। ऐसे ही हमारे पास एक शब्द आता अनुलोम, अनुलोम, तो अनुलोम शब्द का विलोम मत करना, वो बाबा रामदेव वाला अनुलोम विलोम अलग है। अनुलोम का यहां पर आपका प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम। इसी प्रकार से हमारे पास जो है आपका विलोम शब्दों में एक आपका पाश्चात्य आता है, पाश्चात्य, तो पाश्चात्य का क्या हो जाएगा? पौर्वर्त्य, नहीं पौर्वात्य, पौर्वात्य होगा, यहां पर रा केवल वहां पर होगा, पौर्वात्य हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको यहां पर एक शब्द मिलता है कलुष, कलुष का विलोम की बात करेंगे तो आपको यहां पर निष्कलुष हो जाएगा, निष्कलुष। एक है मिलता है का आपको यहां पर क्या हो जाएगा? ग्राह्य। अच्छा, हमने एक शब्द मूक सुना, तो मूक का विलोम आपको क्या मिलता है? वाचाल। एक शब्द आपके पास आता है मौन, मौन शब्द का विलोम हो जाएगा आपका क्या? मुखर। ठीक है, ऐसे आपके पास एक प्रत्यक्ष आता है, तो प्रत्यक्ष में आपने कभी कभार क्या देखा होगा? अप्रत्यक्ष देखा होगा, लेकिन प्रत्यक्ष का आपका परोक्ष भी मिलता है, तो प्रत्यक्ष का यहां पर आपका परोक्ष भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 पे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहां पर आपका सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि उद्यम का मतलब यहां पर आपका हो जाएगा आपका क्या? उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, वो जो शरारत वाला है ना, ये आपका ऊधम मिलेगा, बोलते ना ऊधम मत करो, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। 16 है, अध्यापक के चले जाने पर सब छात्र खुश हो गए, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। कुछ लोगों ने इसको मिश्र या संयुक्त में से किया होगा, तो आपको एक चीज मैं हर पेपर में बताते आ रहा हूं जहां पर ये आता है कि सरल में हो जाएगी आपकी एक क्रिया। तो आप ये बताओ कि इसमें दो क्रियाएं कहां पर बन रही? आपने अध्यापक का चले जाना इसको क्रिया मान लिया, नहीं,
ये पूरा क्रिया, अगर पूरी क्रिया होता ना तो स्वतंत्र एक उपवाक्य यहाँ पर आपका अपना बना सकता, स्वतंत्र हो या आश्रित हो एक उपवाक्य बनाता। लेकिन ये क्या है, अध्यापक के चले जाने पर ये एक कंडीशन बताई जा रही है कि सब छात्र खुश हुए। छात्र खुश कब हुए, सभी अध्यापकों के मतलब अध्यापक के चले जाने पर। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना, जब आपके पास दो क्रियाएं आएंगी तब आपको दोनों क्रियाओं के बीच में या तो आपको योजक शब्द मिलेंगे। योजक शब्द का मतलब जो आपके पास क्या मिलता है, जो जोड़ने का काम करते हैं, और, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी चीजें जो आपने संयुक्त और मिश्र में देखा है। अगर योजक शब्द ना हो तो आपको बीच में कोमा मिलेगा। इस वाक्य में ना तो कहीं पर कोमा है, ना ही बीच में कोई योजक शब्द आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल एक क्रिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, ठीक है। फिलहाल हम सरल की ही ऐसे क्वेश्चनों के ऑप्शन की अगर बात करूं तो थोड़ा सा सुन लेना आप लोग। जैसे आपके पास मिलता है कि बगल के कमरे में रहने वाला मोहित ग्रुप सी की तैयारी करता है। अब देखो, बगल के कमरे में रहने वाला ये क्रिया नहीं है, ये उस मोहित की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। क्रिया केवल क्या है, ग्रुप सी की तैयारी करता है, ठीक है। दूसरा यहां पर ध्यान रखना ये हो सकता है कि मोहन के दाएं बैठा सुरेश मेरा भाई है। तो मोहन के बाएं बैठा, वहां पर बैठना क्रिया नहीं बताई जा रही है। मोहन के बाएं बैठा कौन, सुरेश, उस सुरेश की वहां पर विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। बाकी बीच में योजक शब्द अगर आपके पास मिलेंगे तो उस हिसाब से आपने तो कई सारी चीज़ें याद भी की होंगी। संयुक्त में आपका और, तथा, क्यों, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। संयुक्त में वैसे हमने क्या देखा है, जहां पर दो क्रियाएं स्वतंत्र रूप से वाक्य बना सकती हैं वो संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और मिश्रित में क्या देखा, जहां पर आपके पास एक प्रधान होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होंगे, यानी एक दूसरे के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, वो हो जाएगा आपका मिश्र या मिश्रित। 17 है, नाटकों में पात्रों के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक। कुछ लोगों ने निर्देशक किया होगा, तो निर्देशक आपका नाटक के संवादों में प्रयोग होता है, केवल संवाद में। जैसे माना आपके पास रामलीला चल रही है और आपके पास रावण का एक पात्र है, या आपने कहीं पर लिख लो रावण, तो इसके बाद जो डैश मिला ये है आपका निर्देशन। लेकिन रावण ब्रैकेट में मैंने लिखा हंसते हुए, अब मैं हा 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 तो नहीं लिख सकता यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हंसते हुए क्या है, इस रावण का जो मनोभाव है वो इसमें प्रकट हो रहा है और इसको हम ब्रैकेट में प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं किसी कठिन शब्द को आसान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माना मैं बोलूं कि सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में स्थित है, और मैंने कोणार्क, अगर बहुत सारों को नहीं पता है, मैंने कोणार्क के ब्रैकेट में लिखा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अब ये थोड़ा सा आसान हो गया समझने के लिए कि जो कोणार्क है वो आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर कोणार्क है, कोणार्क में आपका क्या है, सूर्य मंदिर है। इस तरीके से देख सकते हो। योजक शब्द आपको एक डैश मिलता है, जो निर्देशन है उससे थोड़ा सा छोटा मिलता है। विवरण चिन्ह आपका विसर्ग के साथ डैश, जो ये विसर्ग है ना हिंदी में, ये अपूर्ण विराम या फिर अल्प विराम के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये आपका इसके साथ डैश हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विवरण। देखो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंफ्यूज करती है, आपके पास केवल कोमा आएगा तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प विराम, और आपके पास डॉट के साथ कोमा आता है तब ये आपका क्या हो जाएगा, अर्ध विराम यहाँ पर हो जाता है। 18 है, उंगली पर नाचना मुहावरे का अर्थ। इसको फर्स्ट हो जाएगा इसका, किसी के वश में होना। अगर उंगली पर नचाना आता, उंगली पर नचाना, तो तभी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, किसी को वश में करना, सावधान रहना या फिर होशियार रहना। होशियार रहना वाक्यांश के लिए एक मुहावरा आता है, कान खड़े होना, कान खड़े होना। और मुहावरे लोकोक्ति आपको पता है लगातार हर पेपर में आ रही है। पिछले पेपर में मैंने आपको मुहावरे लोकोक्ति में फर्क बताया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वहां पर समझने में आसानी होगी अगर इस प्रकार से कभी क्वेश्चन छांटने को आता है। 29 है, ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक के रचयिता। तो ध्रुव स्वामिनी का आपका यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, आपको पता है। 1889 में इनका क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। अच्छा, इनके नाटकों की बात करेंगे तो इनके नाटक में आपका स्कंदगुप्त, दूसरा आपका मिलता है चंद्रगुप्त, एक आपका यहाँ पर राजश्री मिलता है, साथ में आपका यहाँ पर क्या मिलता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। तो ये इनके नाटक हैं। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं मेनली आपका कामायनी है,
झरना, आंसू, इन चीज़ों को ध्यान रखना क्योंकि काव्य रचनाएं आपको ज़्यादातर पूछी जाएंगी। और जो झरना है उसके बारे में हमने देखा कि छायावाद की प्रथम काव्य रचना भी आपको मिलती है। छायावाद के 4 स्तंभ हमने देखे हैं ना, निराला हो जाएंगे आपके पास, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। बाकी रचनाओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, फिर भी ध्यान रखना। जो लोग नए हैं अभी, जिन्होंने नहीं देखा पहले वीडियो, तो जो माना आपका ये होम स्क्रीन है, आपके एप्लीकेशन में 3 डॉट यहाँ पर मिलेंगे साइड मेन्यू में। इसके बाद ओपन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। अगर वहाँ पर नहीं मिलती तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हो चैट सेक्शन में जाके, नीचे आपको स्टोर के बगल में ही चैट सेक्शन मिलेगा। 20 हमारे पास है, संप्रेषण प्रक्रिया में पीठ थपथपाना किस प्रकार का संप्रेषण है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांकेतिक संप्रेषण। कुछ लोग ना संप्रेषण में कुछ कंफ्यूज में थे मुझे लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर कंफ्यूजन में थे। जो संप्रेषण का मतलब होता है सीधे सीधे संचार। ठीक है, संचार क्या होता है, किन्हीं 2 माध्यमों तक सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, और इसको हम सीधे सीधे भाषा से अगर जोड़ें तो भाषा में हम देखते हैं, एक आपके पास लिखित भाषा मिलती है, एक आपके पास मौखिक भाषा मिलती है, और एक आपके पास क्या मिलती है, सांकेतिक भाषा। ठीक है, लिखित में क्या होता है, जहां पर कोई व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और सामने वाला क्या है, पढ़कर उनको ग्रहण करेगा, लिखित भाषा हो जाएगी। मौखिक में जहां पर कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, सुनकर उसको ग्रहण करेगा, वो हो जाएगा मौखिक। और सांकेतिक में क्या होता है, किसी संकेत के द्वारा जहां पर क्या है, कोई मतलब संचार, कोई सूचना कोई पहुंचानी हो। जैसे पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना क्या हो जाएगा, शाबाशी देना। तो वहां पर बोला नहीं जाता शाबाश, केवल पीठ थपथपाई जाती है, तो उसका मीनिंग वहां पर जैसे हाथ हिलाना हो जाएगा किसी को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आएंगी, सांकेतिक संप्रेषण में आ जाती है। तो फिलहाल आपके पास इस वीडियो में केवल हिंदी का ही सॉल्यूशन मिलेगा। उत्तराखंड और GS का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।